हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप काफ़ी अच्छे होंगे। अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं घटना चक्र समान अध्ययन पूर्वालोकन सामान्य विज्ञान की ये किताब है। और ये किताब जो है बिल्कुल न्यू अपडेट के साथ वर्ष 2022 के लिए ये किताब आई हुई है। इस किताब के अंदर 1990 से लेकर और वर्ष 2022 तक के यूपीएससी से लेकर और जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स हुए हैं उसके प्रश्न पत्र को इसके अंदर शामिल किया गया है। ये प्रश्न पत्र जो है पूरे सब्जेक्ट वाइज मोड में है। आप यहाँ पे देख सकते हैं भौतिकी विज्ञान का, जीव विज्ञान का और ये है रसायन विज्ञान का। ये आपके पूरे सब्जेक्ट वाइज मोड में पेपर जो है इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे भौतिकी विज्ञान का, तो भौतिकी विज्ञान के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 12 तक इसका वीडियो जो है मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर रखा हूं। और जीव विज्ञान की मैं बात करूं तो जीव विज्ञान का चैप्टर 1 से लेकर और चैप्टर 9 तक, चैप्टर 9 के अन्य परजीवी रोग तक ये इसका वीडियो जो है मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर रखा हूँ। ये दोनों वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप इन वीडियो को देखिए। और ये वीडियो जो है आपके एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहीं पे बात कर लेता हूँ बीपीएससी में, तो बीपीएससी में यहाँ से 30+ क्वेश्चन जो हैं सिर्फ और सिर्फ साइंस के पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे अधिक वेटेज जो है आपके बायोलॉजी और फिजिक्स का होता है, इसके बाद केमिस्ट्री का होता है। तो प्लीज़ आप इन वीडियो को देखिए। ये वीडियो जो है आपको आपके एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करने में यानी प्री में सिलेक्शन दिवाने में अहम रोल अदा करता है। तो प्लीज़ आप इन वीडियो को देखिए और वीडियो को अंत तक देखा कीजिए। और जब वीडियो एंड हो जाए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया कीजिए वीडियो को, और एक लाइक का बटन भी दबा दिया कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग फिर से करेंगे रोग एवं उपचार के अंदर जो है ये चैप्टर 5 से लेकर और चैप्टर 8 तक, चैप्टर 7 तक, यानी वंशागति रोग, हिंताजन्य, असंक्रामक व अन्य रोग और प्रमुख पादप रोग, ये जो है 3 टॉपिक हम लोग देखेंगे। और अगर हमें समय मिला तो इसी के अंदर जो है हम आनुवांशिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी भी आपको करा देंगे, अगर समय मिला तब। अगर नहीं मिला तो मैं इसको स्किप कर दूंगा, इस वीडियो को, मतलब इस टॉपिक को, आनुवांशिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या फिर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ अपने चैनल के ऊपर उसका इन्फॉर्मेशन जो है तुरंत आपको मिल जाए। और एक लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और जब वीडियो एंड हो जाए तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दिया कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं वंशागति रोग। जो वंशागति रोग है इसके हम लोग क्वेश्चन आंसर पे डायरेक्ट चलते हैं और क्वेश्चन आंसर पे देखते हैं। वंशागति रोग का जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है। तो ये काफ़ी बार एग्जाम्स में देखा गया है इस टाइप का क्वेश्चन, कौन सा आनुवांशिक रोग है, कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है, ये सब टाइप का क्वेश्चन जो है हमेशा देखा गया है। तो रतौंधी जो है ये आपके आनुवांशिक रोग नहीं है। बाकी जो है आपके हीमोफीलिया, रजकहीनता और वर्णधता जो है ये आनुवांशिक रोग हैं। तो आप इनको याद कर लीजिए। ये वर्णधता जो है ये तो हजारों बार एग्जाम्स में देखा गया है इस वर्ड को। तो ये हीमोफीलिया, वर्णधता और रजकहीनता जो है ये आनुवांशिक रोग है। रतौंधी जो है ये आनुवांशिक रोग नहीं है। देखिए, अगर हम लोग वर्णधता की बात करते हैं तो ये कलर ब्लाइंडनेस है, जो एक एक्स, आप इसको भी याद कर लीजिए, एक एक्स लिंग सहलगन वंशगति रोग है ये। और रतौंधी जो है ये विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। तो इसको तो आप ध्यान में ही रखिएगा, ये वर्ड काफ़ी बार एग्जाम्स में देखा गया है। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि फेनिल कीटोन में उपापचय को जन्मजात भूल कर एक उदाहरण है। तो इस भूल से निर्देश है। तो ये भूल जो है ये एक एंजाइम के वंशागत अभाव का एक व्यक्ति जो फेनिल कीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित है, तो ये है मानसिक जड़ता। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बहुचर्चित
बब्बल बेबी रोग, बब्बल बेबी रोग है ऐसा इसीलिए कहलाता है क्योंकि रोगग्रस्त शिशु का उपचार जो है ये जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका वहन जो है स्त्रियां करती हैं, जो प्रकट मनुष्य में होता है। अधिरक्तस्राव है, अधिरक्तस्राव जो है ये एक आनुवांशिक विकार है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवांशिक रोग लिंग सहलगन से है? तो ये है आपको रॉयल हीमोफीलिया। रॉयल हीमोफीलिया जो है ये लिंग सहलगन से है। और ये देखिए आईएएस के अंदर पूछा गया है, यानी यूपीएससी के अंदर पूछा गया है। ये हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है रक्त का स्कंदन न होना। निम्न में से कौन सी व्याधि आनुवांशिक है? तो ये है आपको हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो है ये आनुवांशिक है। निम्न में से कौन सा आनुवांशिक अव्यवस्था नहीं है? तो देखिए यहाँ पे जो है ये इरिटेबल बाउंस सिंड्रोम जो है ये आनुवांशिक अव्यवस्था नहीं है। अगर हम लोग डाउन सिंड्रोम की बात कर लेते हैं, हीमोफीलिया की बात करते हैं, या फिर दात्र कोशिका और रक्त, ये जो है ये आनुवांशिक अव्यवस्थाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लिंग गुण सूत्र में विद्यमान अप्रभावी जीन को निष्पीडन से उत्पन्न होता है? तो ये होता है आपको पेशी दुष्पोषण। डाउन सिंड्रोम का एक आनुवांशिक विकार है जो होता है, तो ये होता है आपके गुण सूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। मानव में गुण सूत्र 21 की 13 गुण सूत्रता उत्तरदायी है, तो ये है आपके डाउन सिंड्रोम के लिए। ट्राइसोमी 21 को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपको डाउन सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देखिए सूची 1 सूची 2 का हमें मिलाप करना है और यहीं से हमें सही उत्तर का चयन करना है, जो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अगर हम लोग हीमोफीलिया की बात करते हैं तो ये आनुवांशिक रोग है। डायबिटीज की बात करते हैं तो ये हार्मोन की गड़बड़ी से होता है डायबिटीज। और रिकेट्स की बात करते हैं तो हीनता जन्य रोग है ये। और रिंग वार्म की बात करते हैं तो ये कफ की संक्रमण है। निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा वर्ग सही सुमेलित है? तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग सही सुमेलित की बात कर लेते हैं तो वर्णदत्ता, हीमोफीलिया और दात्र कोशिका जो रखता है ये आनुवांशिक रोग हैं। ये जो है ये सही सुमेलित है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि स्त्रियों के तुलना में अधिक पुरुष वर्णदत्ता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, इसीलिए। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? तो ये है आपके विटामिन ए जो वर्णदत्ता, ये सही सुमेल नहीं है। अगर हम वो थायमिन की बात करते हैं तो बेरी की कमी से होता है। एस्कॉर्बिक एसिड की बात करते हैं तो ये आपके इसकी कमी से एस्कॉर्बी रोग हो जाता है। और थायमिन जो है ये बेरी। विटामिन के की बात करते हैं तो इसकी कमी से जो है ये रक्त जमना हो जाता है। तो ये होंगे आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे इस तरह से। एक वर्णाध पुरुष एक सामान्य महिला से अगर विवाह करता है तो वर्णदत्ता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रियों से पुत्रों में। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि आनुवांशिक विकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक महिला जो है ये वर्णाध है पर उसका पति जो है वर्णाध नहीं है। इनके एक पुत्र और एक पुत्री है। तो इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से एक कथन जो है सही होने की सर्वाधिक संभावना है? तो देखिए इसमें जो होगा पुत्र जो होगा ये वर्णाध है किंतु पुत्री जो है वर्णाध नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से होता है, तो उसके माता पिता की दृष्टि से सामान्य थी। उनके बच्चों की निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत की वर्णाध होने की संभावना है? तो ये है आपके 0%। अगला जो क्वेश्चन है
कह रहा है कि थैलेसीमिया के रोगी में शरीर में निम्न के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है, तो ये है आपके हीमोग्लोबिन। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है, तो ये होता है रक्त। थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि निम्नलिखित को प्रभावित करता है, तो ये खून को प्रभावित कर देता है। अब यहाँ से हीनताजन्य या फिर असंक्रामक वो अन्य रोग हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके भी हम लोग प्रश्न आंसर को ही हम लोग देखेंगे, यानी क्वेश्चन आंसर को ही हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे जो है इसका पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि शरीर के जोड़ों में गठिया रोग जो होता है, यानी अर्थराइटिस इसको हम लोग बोलते हैं, मेडिकली भाषा में इसको अर्थराइटिस कहा जाता है, तो निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है? तो ये गठिया रोग जो है ये आपके यूरिक एसिड के जम जाने से होता है। मिलावटी सरसों के तेल में पके भोजन को खाने वाले लोगों में होने वाली खतरनाक ड्रप्सी का कारण निम्न में से कौन सा एक नहीं हो सकता है? जैसे कि भारत में हुआ है, तो ये जो है आपको धान की भूसी की तेल मिलावट ये नहीं हो सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि यह एकल कोशिका के रूप में उत्पन्न होता है और ऐसी निर्दयी रोग का रूप धारण कर लेता है जिससे प्रतिवर्ष लाखों लोग मौत के घाट उतर जाते हैं, पर वैज्ञानिक धैर्य पूर्वक इसके रहस्यों का उद्घाटन करने में लगे हैं और इसके विरुद्ध संघर्ष का एक नाटकीय मोड़ पर पहुंच गया लगता है। ... के विरुद्ध युद्ध में नई खोजें श्रेष्ठतर चिकित्सा के लिए विश्वास और आशा का संचार कर रही है। तो ऊपर में उदरन में निर्दिष्ट रोग है, तो ये रोग कौन सा है? तो ये है कैंसर। एंथोफोबिया निम्न का डर है, तो एंथोफोबिया में जो है आपके पुष्पों का डर होता है। हिस्टीरिया की बात करते हैं, तो हिस्टीरिया रोग जो है सामान्यतः किस वर्ग में होता है? तो हिस्टीरिया जो है ये जवान महिलाएं जो होती हैं ना, उनमें हिस्टीरिया रोग हो जाता है। सिलिकोसिस एक है, तो सिलिकोसिस जो है एक फेफड़े संबंधित बीमारी है सिलिकोसिस। यहाँ पे कह रहा है कि सही जोड़े बनाइए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर हमें चुनना है। तो देखिए, अगर हम लोग यहीं पे देख लेते हैं, रक्तलापता की बात करते हैं यानी एनीमिया, तो ये लौह तत्व की कमी से होता है एनीमिया। अगर हम लोग गला घोटू यानी ग्वाइटर की बात करते हैं, तो ये आयोडीन की कमी से होता है। अगर हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी की बात करते हैं, तो विटामिन ए की कमी से होता है। और बेरी बेरी की बात करते हैं तो विटामिन बी की कमी से होता है। किस तत्व की कमी से घेगा रोग हो जाता है? तो ये आयोडीन की कमी से घेगा रोग हो जाता है। आयोडीन उन बीमार व्यक्तियों को दी जाती है जो पीड़ित होते हैं, तो ये होते हैं आपके घेगा रोग से जो पीड़ित होते हैं ना, उनको आयोडीन दिया जाता है। उन देशों में जहाँ के लोग का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, तो वे लोग पीड़ित होते हैं, तो वे बेरी बेरी से वे लोग पीड़ित हो जाते हैं। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है, तो ये बेरी बेरी रोग हो जाता है। बीमारी पता करने के यंत्र MRI का मतलब क्या होता है? तो MRI का जो मतलब होता है ये मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस सूचकांक चित्रीकरण होगा इसका, तो ये होगा चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि MRI निम्न में से क्या है? तो देखिए, MRI की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो ये तकनीक है, MRI तकनीक है जो आपके चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगे का प्रयोग कर शरीर के भीतरी अंगों में विस्तृत तस्वीर ली जाती है इससे। तो इसको आप याद कर लीजिए, MRI के अंदर जो हम लोग रेडियो तरंग का इस्तेमाल करते हैं और चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंग का हम लोग
एमआरआई के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो ये मे भी कहीं आपसे पूछ दे एमआरआई निम्न में से क्या है। तो देखिए एमआरआई का यहाँ पे फुल फॉर्म ही पूछ रहा है, तो ये है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए। तो बीएमडी जो है ये आपके ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान करने के लिए बीएमडी का परीक्षण किया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस रोग की पहचान के लिए किया जाता है बीएमडी परीक्षण। और ये ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है ये हड्डी का एक रोग है। जैसे आपके घर वगैरह में देखे होंगे या फिर गांव वगैरह आसपास के लोगों में देखे होंगे जिनके घुटना में दर्द हो जाता है, कुल्हा में दर्द हो जाता है, तो यही ऑस्टियोपोरोसिस यहाँ पे बीएमडी परीक्षण किया जाता है। ये हड्डी की एक रोग है, ये इसकी पहचान करने के लिए। और बीएमडी का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है बोन मिनरल डेंसिटी। बोन मिनरल डेंसिटी ये कम हो जाता है तथा अस्थि जो होता है ना ये सूक्ष्म संरचना नष्ट हो जाती है उसका। बीएमडी परीक्षण किया जाता है। तो बीएमडी परीक्षण जो है ये किया जाता है अस्थिरंध्रता हेतु। बीएमडी परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है? तो ये बोन मिनरल डेंसिटी जो है ये बीएमडी का फुल फॉर्म है। रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हेमोग्लोबिन HbA1c का मापन निम्नलिखित में से किसके प्रबंधन के लिए लाभदायक है? तो ये है मधुमेह। मधुमेह के प्रबंधन के लिए लाभदायक है। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए वह पीड़ित है। तो वह किससे पीड़ित है? तो वो बुलिमिया से पीड़ित है। बुलिमिया से पीड़ित है। जैसे मान लीजिए कोई खा रहा है खूब खा रहा है, तो समझ जाइए कि वो आदमी जो है ये बुलिमिया रोग से पीड़ित है। इटाई रोग जो है ये किसके दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है? तो इटाई रोग जो है ये कैडमियम का अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इटाई रोग हो जाता है। शरीर में किस स्थिति को कैंसर कहते हैं? शरीर में किस स्थिति को कैंसर कहते हैं? तो ये है आपके सेलों का अनियंत्रित बहुगुण होना, और इसमें जो है स्वस्थ सेलों का दम घुटना और अंततः मृत्यु होना, यही आपके कैंसर होता है। ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कारित बीमारी पीने वाले जल में निम्न में से किसके अधिक विद्यमान होने के कारण है? तो देखिए ब्लू बेबी सिंड्रोम जो ये ब्लू बेबी जो होते हैं ये बच्चों में होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम ये एक रोग है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, और ये बच्चों को सबसे अधिक प्रभावित करता है। और ये बच्चों में क्यों होता है? जल के अंदर जो नाइट्रेट होता है ना, ये नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने के कारण जो है बच्चों के अंदर ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है। और ये 10 ppm से अधिक होती है जल में नाइट्रेट, तब होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी जो है ये होती है, तो ये होती है रक्त में निम्न की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। तो रक्त में जो है ये आपके मिथेग्लोबिन की अधिकता से होती है। देखिए ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है ये मिथेमोग्लोबिन शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन जो है करने से रक्त की क्षमता घटने का परिणाम होता है। रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो ये होता है मिथेमोग्लोबिन। चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध है। तो गोल्डन आवर का संबंध जो है ये हृदय घात से है। दिल का दौरा पड़ना यानी हार्ट अटैक से पहले घंटे को गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है। बीटा ब्लॉकर एक औषधि है बचाने हेतु। तो बीटा ब्लॉकर जो है ये हृदय घात से बचाने हेतु एक औषधि है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो ये है पोटेशियम। निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंध है? तो ये है आपको निम्न रक्तचाप।
यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा हो तो ऐसे व्यक्ति के निम्न में से किस एक अंग के फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना होती है? तो ये है वृक्क। देखिए, अगर मूत्र में आपको एल्बुमिन अगर आ रहा है तो समझिए कि आपके किडनी जो है ये फेल होने की संभावना अधिक है। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो ये पड़ता है गुर्दा पर, किडनी के ऊपर पड़ता है। देखिए यहाँ पे रेडियो समस्थानिक है और इसके निदान और सूचक है, सूची 1 और सूची 2 में हमें दिए हुए हैं। तो आइए हम लोग इसका मिलाप जो है यहाँ पे देख लेते हैं। अगर हम लोग आर्सेनिक 74 की बात करते हैं तो ये ट्यूमर की पहचान के लिए हमें इस्तेमाल किया जाता है। कोबाल्ट 60 की बात करते हैं तो कैंसर के उपचार के लिए। आयोडीन 131 की बात करते हैं तो ये थायराइड ग्रंथि सक्रियता के लिए। और सोडियम 24 की बात करते हैं तो ये रक्त व्यतिक्रम के लिए हमें इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से आपके ऑप्शन जो हो जाएंगे ये सी हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक है। तो ट्यूमर की पहचान के हेतु हम लोग आर्सेनिक 74 का इस्तेमाल करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, अगर हम लोग बात कर लेते हैं गोल्ड 198 का तो ये रेटिना दोषों का उपचार है, ये सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पे कोबाल्ट 60 का हम लोग इस्तेमाल करते हैं शरीर के अंतरंग में अबुर्द का उपचार के लिए। आयोडीन 131 का थायराइड अबुर्द का उपचार के लिए और फास्फोरस 32 का श्वेत रक्त के उपचार के लिए। तो इस तरह से आपके डी ऑप्शन सही हो जाएंगे। यहाँ पे हम लोग गोल्ड 198 की बात करते हैं तो ये सोने का रेडियो एक्टिव आइसोटोप है गोल्ड 198, और जिसका प्रयोग जो है ये कैंसर उपचार के लिए किया जाता है। तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा, गोल्ड 198। रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है? तो ये किया जाता है आपके रेडियो सोडियम का। देखिए, रेडियो सोडियम का जो हम लोग प्रयोग करते हैं ना, ये मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापने के लिए हम लोग करते हैं। ऑन्कोजीन संबंधित है तो ऑन्कोजीन जो है ये आपके कर्क रोग से संबंधित है, ऑन्कोजीन। कोबाल्ट 60 जो है ये आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, तो ये गामा किरणें जो है ये उत्सर्जित करता है कोबाल्ट 60। तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है ये सब। ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है तो ये है आपके AS74 यानी आर्सेनिक 74। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक है तो ये है आपके फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60। देखिए, फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60 का हम लोग इस्तेमाल कैंसर में करते हैं और मेनली जो है रक्त कैंसर में करते हैं। यहाँ पे भी दिया हुआ है, देखिए रेडियो फास्फोरस 32 P32 आपको कोबाल्ट 60 का उपयोग जो है ल्यूकेमिया ये डायरेक्ट आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछता है ल्यूकेमिया क्या है? तो ल्यूकेमिया एक रक्त कैंसर है। तो इसके इस्तेमाल में हम लोग P32 और कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल करते हैं इसके इलाज में। अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चंस का, तो कह रहा है कि रक्त कैंसर यानी ल्यूकेमिया को ही हम लोग रक्त कैंसर कहते हैं। इसकी रोकथाम के प्रयोग किए जाने वाला जो रेडियो समस्थानिक हैं वो आपके फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60 हैं। तो इस तरह से आपके ऑप्शन ई हो जाएंगे। आप देखिए यहाँ पे BPSC में पूछा गया क्वेश्चन है ये, और यहीं से क्वेश्चन आपके बनेंगे। निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो रक्त कैंसर के उपचार में आपको फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60 का उपयोग हम लोग करते हैं। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है। तो आपको अगर दर्द हो रहा है तो दर्द के उपचार में जो विकिरण का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो है इंफ्रारेड। देखिए, IR जो होते हैं यानी इंफ्रारेड का है या फिर अवरक्त विकिरण का उपयोग जो है मांसपेशियों में दर्द के उपचार में किया जाता है। इंफ्रारेड लैंप विद्युत उपकरण है जिससे इंफ्रारेड विकिरण उत्सर्जित की जाती है।
ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। तो ल्यूकेमिया जो होता है, इसमें जो होता है श्वेत रक्त कोशिका की संख्या में असाधारण बढ़ोतरी होने लगती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ल्यूकेमिया, और ये एक रक्त कैंसर है। इसके अंदर होता क्या है कि श्वेत रक्त यानी WBC जो होती है, WBC के अंदर जो होता है ल्यूकेमिया होता है, जो जिसकी कणिकाओं की संख्या जो होती है ना, ये आवश्यकता से अधिक बढ़ जाता है। तीव्रता और प्रयुक्त के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है या फिर उसका उपचार भी कर सकता है। तो ये है आपके इंफ्रारेड यानी आयनीन विकिरण। सभी प्रकार के कैंसर की चिकित्सा हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपचार नवीनतम है। तो ये है आपके तीव्रता अधिमिश्रित विकिरण चिकित्सा यानी IMRT। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है। तो ये पाया जाता है छोटे बच्चों में। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो अल्जाइमर रोग में जो है ये मस्तिष्क मानव का प्रभावित होता है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने उस प्रोटीन की खोज कर ली है जो मस्तिष्क के खतरनाक रोग अल्जाइमर, देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि मस्तिष्क के खतरनाक रोग अल्जाइमर को उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में से वह कौन सा प्रोटीन है। तो वो प्रोटीन है एमिलाइड प्रिकर्स प्रोटीन, एमिलाइड प्रिकर्स प्रोटीन, और ये है बीटा, आप इसको भी याद रखिएगा, बीटा एमिलाइड प्रिक्यूर्सर्स प्रोटीन। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पार्किंसन बीमारी के उपचार में विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये दिया गया था आर्विड कार्लसन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मनुष्य के अंग में से हानिकारक विकिरणों में से सबसे कम सुप्रभाव अंग है। तो ये है आपके मस्तिष्क। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है। तो ये है EEG के द्वारा, और EEG का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है इलेक्ट्रोइन्फेसलोग्राफी, EEG इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफी। इसको आप याद कर लीजिए 2-3 बार बोलकर, इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफी। तो EEG जो होते हैं ये आपके मस्तिष्क रोग के उपचार में इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं EEG का। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि EEG जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वो है आपके मस्तिष्क। खुजलाने से खाज मिटती है क्योंकि इससे कुछ तंत्रिकाएं उद्दीप्त होती हैं जो मस्तिष्क को प्रतिहिस्टामिन रसायनों का उत्पाद बढ़ाने का निर्देश देती है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। एनोसीमिया कहते हैं। तो एनेसीमिया जो है ये घ्राण संवेदना की कमी को कहते हैं। सूची 1 और सूची 2 का हमें यहाँ पे मिलाप करना है, और यहाँ पे हमें देख लेते हैं। देखिए अगर हम लोग खैरा की बात करते हैं तो ये जस्ते की मलनता के कारण होता है। एनीमिया जो होता है लोहे की मलनता के कारण होता है, यानी लोहे की कमी के कारण, जस्ते की कमी के कारण खैरा होता है। ग्वाइटर जो होता है आयोडीन की कमी के कारण होता है, और स्कर्वी जो है ये विटामिन की कमी के कारण होता है। विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी होता है। तो इस तरह से हम लोग अगर इसका ऑप्शन देखेंगे तो ये डी सही है। मिनी माता जो है ये व्याधि निम्न धातु की हानिकारक मात्रा के कारण हुई है। तो मिनी माता जो है ये आपके पारा यानी मरकरी के कारण होता है। देखिए यहाँ पे मिनी माता रोग जो है शरीर में पारा की अधिकतम के कारण होती है। ठीक है, मिनी माता रोग मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा मिनी माता रोग निम्न में से किसके कारण होती है। तो ऑप्शन आपके देंगे पारा की कमी के कारण, पारा की अधिकतम के कारण। तो इस तरह से आप तो पारा तो पढ़ कर जाएंगे, न कमी पढ़ेंगे न अधिकतम पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आप कन्फ्यूज होते रहेंगे और कन्फ्यूज होकर फिर किसी एक में टिक मारकर चल देंगे। तो इसलिए आप इसको पढ़ लीजिए कि पारा के अधिकता के कारण जो है ये मिनी माता रोग का उत्पन्न होता है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मिनी माता व्याधि का मुख्य कारण है। तो मुख्य कारण क्या है यहाँ पे पारद विषाक्तन।
अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि जापान की 1953 में होने वाली मिनीमाटा व्याधि हुई थी, उस मछलियों को खाने से जो संक्रमित थी, तो ये है पारद के द्वारा। जो मछली पारा खा लिया था उस मछली को खाने से मिनीमाटा रोग हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एलर्जी का कारण कौन सी बीमारी होती है। तो देखिए एलर्जी के कारण जो होते हैं ये आपकी बीमारी होते हैं, वो होते हैं अस्थमा। अस्थमा जो है ये एलर्जी के कारण होते हैं। कौन सा प्रदूषण नॉक नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायित्व है। तो नॉक नी सिंड्रोम के लिए जो उत्तरदायित्व है ये है फ्लोराइड। फ्लोराइड जो है ये नॉक नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायित्व है। यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडा और रोटी का आहार करता है तो उसको रोग हो सकता है। तो उसको जो है स्कॉर्बी का रोग हो सकता है, क्योंकि विटामिन सी की कमी से स्कॉर्बी होता है और वो विटामिन सी नहीं ले रहा है। इसमें दूध में और अंडा में और रोटी में जो है विटामिन सी नहीं होता है, जिसके कारण उसको स्कॉर्बी का रोग हो सकता है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्कॉर्बी रोग के इलाज में उपयोगी है। तो यह आंवला। आंवला में विटामिन सी पाया जाता है, जिसके कारण हम लोग स्कॉर्बी रोग के इस्तेमाल में इसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। डीआरडीओ की बात यहाँ पे कर रहा है। तो डीआरडीओ ने लुकोसिन नामक एक औषधि विकसित की है। इसका इस्तेमाल ... के उपचार में किया जा रहा है। तो डीआरडीओ जो है ल्यूकोसिन नाम की एक औषधि विकसित की है और इसका इस्तेमाल जो है ल्यूकोडर्मा के इस्तेमाल में किया जा रहा है, यानी ल्यूकोडर्मा के उपचार में किया जा रहा है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे ल्यूकोडर्मा का इलाज हेतु जो है ये एक हर्बल औषधि है ल्यूकोसिन, और ये हल्द्वानी उत्तराखंड स्थित डीआरडीओ प्रयोगशाला ने इसको बनाया है, विकसित किया है। देखिए अगर हम लोग बात कर लेते हैं ल्यूकोडर्मा की, तो ल्यूकोडर्मा क्या है, ये एक सफेद दाग का एक त्वचा रोग है। तो आपसे कितनी बार ये क्वेश्चन पूछेगा कि ल्यूकोडर्मा क्या है। तो ल्यूकोडर्मा एक त्वचा रोग है, आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा है कि सूची 1 सूची 2 का हमें सुमेलित करना है, तो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। मलेरिया की बात करते हैं तो मलेरिया जो है ये रक्त कोशिकाओं के कारण होता है। फिलेरिया जो होता है ये लसिका ग्रंथि के कारण होता है। और इंसेफ्लाइटिस की बात करते हैं तो ये मस्तिष्क शोध यानी मस्तिष्क में होता है ये। और ल्यूकेमिया जो होता है ये श्वेत रक्त यानी बोन मैरो और अस्थि मज्जा में होता है। तो इस तरह से आपके ऑप्शन जो हो जाएंगे ये यहाँ पे हो जाएंगे, यहाँ पे वो हो जाएंगे डी। अगला जो क्वेश्चन है फिर यहाँ पे देखिए सूची 1 और सूची 2 का हमें मिलाप करना है। कह रहा है ये व्याधि है और ये इसके कारण है। तो आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, यहीं पे हम लोग देखेंगे। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं मैरेसम्स की, तो मैरेसम्स जो होते हैं ये दीर्घकालीन उपवास के कारण होता है मैरेसम्स। अगर हम लोग बात कर लेते हैं क्वासियोरकर की, तो क्वासियोरकर जो होता है ये आपके प्रोटीन की अल्पता के कारण होता है क्वासियोरकर। अगर टीबी की बात करते हैं तो टीबी जो है ये आपके जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। और हेपेटाइटिस वी जो है ये आपके वायरस के कारण हेपेटाइटिस होता है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग होता है यानी उत्पन्न होता है वो है, तो वो है आपको मैरेसम्स। मैरेसम्स जो है ये बच्चों में प्रोटीन की न्यूनतम के कारण होता है। निम्नलिखित में से किसमें सुमेल है। तो ये हमें कह रहा है कि कौन सा यहाँ पे सुमेल है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एक बार। मोतियाबिंद की बात करते हैं तो ये आंख के अंदर होने वाला रोग है। पीलिया की बात करते हैं तो लीवर के अंदर होने वाला रोग है। टाइफाइड जो है ये भी आंत में होता है टाइफाइड। और निमोनिया जो है ये फेफड़ा में होता है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अबिंदुकता एक बीमारी है। तो अबिंदुकता जो है ये आपके आंखों की एक बीमारी है। मायोपिया किस अंग का दोष है। तो मायोपिया जो है ये नेत्र का एक दोष है। देखिए मायोपिया की अगर हम लोग बात कर लेते हैं या फिर निकट दृष्टि दोष आंखों में होने वाली एक समस्या है जिसमें निकट की वस्तु जो आपको साफ साफ दिखेगी।
देखिए यहाँ पे निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु जो है ये आपके साफ साफ दिखती है, पर दूर की वस्तु जो है आपको स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है। तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष निम्न में से क्या नहीं होता है या क्या होता है, इस तरह से क्वेश्चन आपके आते हैं। तो इसमें निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु आपको दिखाई देगी और दूर की वस्तु आपको दिखाई नहीं देगी, तो यही होता है निकट दृष्टि दोष। जिन लोगों को 1.2 मीटर, देखिए यहाँ पे जिन लोगों को 1.2 मीटर की दूरी के बाद चीजें धुंधली दिखाई देती है तो इस समस्या से प्रभावित माना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे दृष्टि दोष यानी मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है, तो ये जो है नजदीक स्थिति वस्तु को नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है, तो निकट दृष्टि दोष को जो ठीक किया जा सकता है ये अवतल लेंस में प्रयुक्त करके। अब यहीं पे पूछ रहा है दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की कठिनाई होती है, तो सेम उसका उल्टा है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु हमें दिखेगी और दूर की वस्तु हमें नहीं दिखेगी। यहाँ पे दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु हमें दिखती है और निकट की वस्तु हमें नहीं दिखती है। देखिए यहीं पे दूर दृष्टि दोष का ये है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया इसको कहते हैं, यानी दूर दृष्टि दोष को भी हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, जिसमें पीड़ित व्यक्ति के पास की वस्तु स्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। देखिए यहाँ पे दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देगी और पास की वस्तु हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, लेकिन निकट दृष्टि दोष में हमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और दूर की वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो ये आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन है यहाँ पे, लेकिन आप इसको 1-2 बार अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित पर बनता है, तो ये कहाँ बनता है, तो ये रेटिना के पीछे बनता है। आंख के किस भाग में अंध बिंदु या फिर पीत बिंदु पाए जाते हैं, तो कह रहा है कि आंख के किस भाग में अंध बिंदु या फिर पीत बिंदु पाए जाते हैं, तो ये दृष्टि पटल पर यानी रेटिना के ऊपर जो है आपके अंध बिंदु या फिर येलो स्पॉट जो होते हैं ना, येलो स्पॉट, ये आपके रेटिना के मध्य में एक अंडाकार बिंदु है जिसके ऊपर होता है। रेटिना जो है, रेटिना अपवृद्धि है, तो रेटिना जो है अग्र मस्तिष्क पश्च की अग्रवृद्धि है। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है, तो ये है आपके रेटिना के ऊपर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख का रोग कहा जाता है, तो आंख का रोग को हम लोग मोतियाबिंद कहते हैं। मोतियाबिंद के द्वारा मानव नेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रभावित होता है, तो ये है आपके, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लेते हैं मोतियाबिंद, तो ये आंख की पुतली के पीछे का एक लेंस होता है। आंख की पुतली के पीछे का एक लेंस होता है जो केंद्र पर मोटा हो जाता है।